आपकी हायरिंग हो जाती है, बाद में पता चलता है वो बेंच हायरिंग है। ये एक सर्विस बेस्ड कंपनी का क्लाइंट एक प्रोडक्ट बेस्ड भी हो सकता है। दिस इज ट्रू। लोग एक एक साल तक भी बेंच पे रहते हैं, जो भी आपकी प्रोफाइल है, और फिर आप इंटरनल इंटरव्यूज दे रहे होते हो कंपनी के अंदर ही। अगर बैंड सी में तो इतना परसेंटेज कट करके सैलरी मिलेगी, अगर प्रोडक्ट बेस्ड हो, जो सेम ही होती है, जो सर्विस बेस्ड भी होती है, प्रोडक्ट बेस्ड भी होती है। अभी पहले प्रूफ करो क्या ये चीज फिजिबल है इस करंट सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करना। तो भैया मैं 2 महीने से बेंच पे हूँ, मैं 4 महीने से बेंच पे हूँ भैया, मुझे 7 महीने हो गए बेंच पे। खाली ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं हुआ है। क्या मुझे चेंज कर लेना चाहिए? कुछ समझ नहीं आ रहा है, काफ़ी टेंस हूँ। तो ऐसे कुछ कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर। तो आज हम बात करेंगे बेंच के बारे में। बेंच पीरियड क्या होता है आईटी कंपनीज़ के अंदर, उसके बारे में बात करूँगा। मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है 7 सेक्शंस के अंदर। बेंच पीरियड क्या है आईटी कंपनीज़ में, बेंच पे कितना टाइम रहा जा सकता है, 9 महीने, क्या 1 साल भी रहा जा सकता है, ये भी एक सवाल है। और बेंच पे एक इंजीनियर करता क्या है, क्या सैलरी हाफ हो जाती है बेंच पे या पूरी मिलती है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी बेंच होता है, बात करते हैं। और बेनिफिट्स क्या है बेंच पीरियड पे, अगर मैं बेंच पे हूँ तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं क्या? अब बेनिफिट्स तो यार देखो खुद ढूंढने पड़ते हैं कि अगर मेरे पास अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो मैं कैसे एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ, राइट? तो बेनिफिट वाले पॉइंट पे बात करते हैं। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस बेंच का जो लास्ट का था अभी लास्ट कंपनी में, उसके बारे में बात करूंगा। और कैसे आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो बेंच वाली, क्योंकि आपको पता है आजकल आपकी हायरिंग हो जाती है, बाद में पता चलता है वो बेंच हायरिंग है। ये सारे ऐसे सवाल हैं जो बहुत जेनरिक हैं, जो आप लोगों के द्वारा पूछे गए हैं, तो मैंने सबको नोट डाउन कर लिया है और मैं ट्राई करूँगा बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जितना मेरे को अंडरस्टैंडिंग है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको गाइड करूँ। तो इस वीडियो को बस पूरा देखना, स्किप मत करना, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। जैसे लास्ट हमने रिसेशन वाला वीडियो किया, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वीडियो हमने लास्ट कवर किया था। मैंने इसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसे आप देख सकते हो। मैंने प्रॉपर बताया रिसेशन का मतलब क्या होता है, कैसे आईटी कंपनीज़ पे इम्पैक्ट कर रहा होता है, वो सारी बातें इस वीडियो में करी हैं। और ऐसा ही ये वीडियो होने वाला है। कोशिश करूँगा कि इसके बाद दोबारा बेंच के ऊपर एटलीस्ट वीडियो की ज़रूरत ना पड़े, ये वीडियो फर्स्ट और लास्ट हो और एक अंडरस्टैंडिंग आपको मिले। फिर भी कोई अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। लाइक एम मैंने रखा है 8000 का, ठीक है? ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है? और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना अलॉन्ग विद बेल आइकन। चलिए बात करते हैं बेंच पीरियड होता क्या है। अब देखो बेंच जो होता है ना, आपको ज़्यादातर ये वर्ड सुनने को मिलेगा, बेंच, रिसोर्स पूल, ये आपको सुनने को मिलता है सर्विस बेस्ड कंपनीज़ के अंदर। भैया सर्विस बेस्ड कंपनीज़ कौन सी होती है मुझे तो पता ही नहीं है, मैं कॉलेज में हूँ, पर यूट्यूब पे लोग बात करते रहते हैं सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड, है ना? ऐसे कुछ सवाल भी रहते हैं, ऐसे लोग भी अभी देख रहे होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जो किसी प्रोडक्ट के ऊपर सपोर्ट दे रही होती हैं, मेंटेनेंस दे रही होती हैं उस प्रोडक्ट को, और उस पर डेवलपमेंट कर रही होती है। जैसे एग्जांपल एक्सेंचर, विप्रो, टीसीएस, माइंडट्री, कोफोर्ज, ये ऐसी कंपनीज हैं जो सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं, इनका खुद का प्रोडक्ट नहीं है, राइट? तो ये किसी के प्रोडक्ट पे सपोर्ट, मेंटेनेंस और डेवलपमेंट कर रही होती हैं। ऐसी कंपनीज को सर्विस बेस्ड कंपनीज कहा जाता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी खुद के प्रोडक्ट पे काम कर रही होती है, राइट? ऑल्दो ऐसा भी हो सकता है कि एक सर्विस बेस्ड कंपनी का क्लाइंट एक प्रोडक्ट बेस्ड भी हो सकता है। एग्जाम्पल, जैसे ऐसा है नहीं बट एग्जाम्पल ले लेते हैं, टीसीएस है तो उसका क्लाइंट माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है, उसका क्लाइंट गूगल भी हो सकता है। तो जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है वहाँ पे एक बेंच होता है, जिसे हम रिसोर्स पूल भी बोलते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में वन लाइनर बताऊँ, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, आपकी कहीं भी एलोकेशन नहीं है, आप कोई प्रोजेक्ट एलोकेशन नहीं है, तो आप बेंच पे रहते हो। आपके प्रोजेक्ट के आगे लिखा होगा बेंच, या तो प्रोजेक्ट का नाम लिखा होगा या बेंच लिखा होगा, राइट? तो बेंच पे आप रहते हो, जिसे हम रिसोर्स पूल भी बोलते हैं। आप अकेले नहीं होते, बहुत सारे लोग वहाँ पे होते हैं। कोई मैनेजर भी हो सकता है, कोई डेटा इंजीनियर भी हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकता है, अलग अलग जिनकी डेजिग्नेशंस हैं, सब आपको वहाँ मिलेंगे। और वो एक नए प्रोजेक्ट की तलाश कर रहे होते हैं। उसका एक पैटर्न रहता है, एक प्रोसेस रहता है कि आपको इंटरनल इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं। कहीं कहीं जगह एक राउंड होता है, कहीं कहीं जगह प्रॉपर टेक्निकल राउंड हो रहे होते हैं। उसके बाद आप नए प्रोजेक्ट में जा रहे होते हो। तो बात समझ आई बेंच क्या होता है। अब जो बेंच पीरियड की बात है, ये कितना बड़ा होता है, जैसे मेरा नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, क्या मैं 1 साल तक बेंच पे रह सकता हूँ? लोग मैंने सुने हैं ऐसे एग्जाम्पल, मैं कंपनी का नाम तो स्पेसिफिक नहीं लूँगा,
बट दिस इज़ ट्रू, लोग एक एक साल तक भी बेंच पे रहते हैं। वैसे तो हर कंपनी की पॉलिसी होती है, एक मिनिमम जो पॉलिसी मैंने सुनी है 3 मंथ्स की रहती है कि अगर आपको 3 महीने तक अगर आप बेंच पे हो, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला है तो आपको वो कंपनी फिर छोड़नी पड़ेगी, या आपसे कंपनी कहेगी कि भाई आप बाहर देख लो, आपको 15 दिन दे रहे हैं, 7 दिन दे रहे हैं, क्योंकि 3 महीने तक आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला है। या फिर आप 4 महीने हो गए हैं, 5 महीने हो गए हैं, ट्रेनिंग्स आपको मिल रही हैं, या क्योंकि कंपनी भी जब स्ट्रेटेजी बनाती है अपनी कि भाई आने वाले ये प्रोजेक्ट अब फ्यूचर में आने वाले हैं, तो अभी रिसोर्स को नहीं छोड़ना, तो वो वही केस होता है जब आप 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक बेंच पे रहते हो। क्यों? क्योंकि कंपनी आपको नहीं निकालेगी, क्योंकि उनको पता है कि अभी कुछ टाइम बाद ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो इन रिसोर्स को वहाँ यूज़ कर लिया जाएगा। ये सिचुएशन तभी हो रही होगी, वरना 3 महीने मिनिमम रहता है कि एक जो पीरियड रहता है 3 मंथ्स का, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला उसमें चांसेस होते हैं, जैसे हर कंपनी का अलग अलग रहता है कि आपको 7 चांसेस मिलेंगे। एक एक्स कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, आप एक वाई कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको 5 चांसेस मिलेंगे। अगर आपने 5 चांसेस मिले, आपने एक भी इंटरव्यू क्रैक नहीं किया उन 5 प्रोजेक्ट्स के लिए, तो फिर आप रिलीज़ ले सकते हो, और एक टाइम डिसाइड होता है 10 दिन का, 15 दिन का, अकॉर्डिंगली आप रिलीज़ ले सकते हो। मैं बात करूँगा रिलीज़ वाले के बारे में उस रिलीज़ का जब पॉइंट आएगा, बट ऐसा प्रोसेस रहता है। तो बेंच पीरियड समझ आ रहा है आपको? रिसोर्स पूल जहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट नहीं होता उस जगह आप फिर होते हो, और प्रॉपर अटेंडेंस सब पैटर्न वही रहता है, बट ये है कि आप किसी क्लाइंट के लिए काम नहीं कर रहे होते, एक प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे होते, आप अपने आप पे काम कर रहे होते हो, अपनी ट्रेनिंग्स आपको मिलती हैं, जो भी आपकी प्रोफाइल है, और फिर आप इंटरनल इंटरव्यूज़ दे रहे होते हो कंपनी के अंदर ही, और फिर प्रोजेक्ट पे अगर सेलेक्ट हो गए तो आप जाओगे, नहीं हुए तो फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। ये पैटर्न रहता है। और बाकी अगर बात करें कितना टाइम, मिनिमम 3 मंथ्स का रहता है, बट लोग एक एक साल भी, 9 महीने भी निकाल देते हैं। वो वाला केस होता है जब कंपनी के पास प्रोजेक्ट आने वाले होते हैं और वो अपने रिसोर्स को खोना नहीं चाहती है, लूज़ करना नहीं चाहती, तो जैसा चल रहा है आप ट्रेनिंग करते रहते हो, लोग आराम से बेंच पीरियड निकालते रहते हैं, और जब कोई रिक्वायरमेंट आती है तो फिर बेंच से उठ के प्रोजेक्ट में चले जाते हैं। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि बेंच पे करता क्या है एक बंदा? अगर एक इंजीनियर हूँ या मैं हूँ, मैं क्या करूँगा? मैं बेंच पे रहूँगा और वर्क फ्रॉम होम हूँ, घर से काम कर रहा हूँ, बस वो वर्चुअली हम समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट के आगे बेंच लिखा होगा। बाकी लोग अपने घर से काम कर रहे हैं, पैन इंडिया है आजकल, या कुछ लोग ऑफिस भी जा रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट अपने, मान लो अगर कोई बंदा ऑफिस जा रहा है तो प्रोजेक्ट जिस फ्लोर पे उनका प्रोजेक्ट होगा उस फ्लोर पे नहीं जाएंगे, वो एक अलग कोई फ्लोर होगा जहाँ पे सारे लोग होंगे जो बेंच पे हैं, तो वहाँ पे सबको एक सिस्टम एलोकेट होता है, आप अपनी ट्रेनिंग्स करते रहते हो, और मान लीजिए आपको एचआर बोल रहा है कि अब आपका इंटरव्यू इस वाले प्रोजेक्ट में होगा, तो उसमें ये वाला डोमेन है और वो जावा मांग रहे हैं, तो आप जावा पे हैंड्स ऑन कर रहे होते हो, कहीं ना कहीं आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होते हो, राइट? तो आप तैयारी करते हो, फिर आप एचआर आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, और आपको मेल पे आ रही होती है समवेयर, या कॉल आ रहा होता है कि आपका इस प्रोजेक्ट में इस मैनेजर के साथ इंटरव्यू है, या आपका 2 टेक्निकल राउंड है, या 1 टेक्निकल राउंड है, इस तरीके से। तो ये पैटर्न फॉलो किया जाता है, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को पॉलिश कर रहे होते हो, अपने स्किल को पॉलिश कर रहे होते हो एक नए प्रोजेक्ट में जाने के लिए। अब बात करते हैं सैलरी की। क्या सैलरी इसमें पूरी मिलती है? हाँ जी, सैलरी जो आपकी होती है, जितना आपका पैकेज होता है, जैसे पहले आपको प्रोजेक्ट में मिल रही थी वैसे आपको बेंच पे ही मिल रही होती है। बट अगेन, जैसा मैंने कहा कि अब अगर आप बेंच पे हो, अगर कंपनी का टाइम 3 मंथ्स का है तो ठीक है, 3 महीने तक आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद फिर एक म्यूचुअली डिसाइड होगा कि भाई आपने 5 आपको अटैम्प्ट मिले, आपने कहीं भी क्लियर आप नहीं कर पाए, तो उस केस में फिर आपको 15 डेज़ या 7 डेज़ मिलते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप कोई दूसरी कंपनी देख रहे होते हो। अगर कंपनी लॉस में है, अगर कंपनी का प्रॉफिट, अगर थोड़ा ग्राफ गिरा हुआ है ना, मान लो रिसेशन जैसी चीज़ आ गई, जैसे कोविड वाला टाइम था, तो उस केस में क्या होता है कि कुछ परसेंटेज एक डिसाइड किया जाता है, क्योंकि आपको पता है ग्रेड होते हैं, है ना, कि ये एम्प्लॉय इस ग्रेड में आएगा, है ना, ये एम्प्लॉय इस ग्रेड में आएगा, बैंड, जिसे हम बैंड भी बोलते हैं कि बैंड ए, बैंड बी, बैंड सी, तो अकॉर्डिंगली एक परसेंटेज होता है कि अगर बैंड सी में तो इतना परसेंटेज कट करके सैलरी मिलेगी, अगर कंपनी को लॉस है उस केस में, वरना जो सैलरी आपकी है, जो पैकेज है, आपको वो मिल रहा होता है। ठीक है, अब क्या बेंच जो होता है, क्या वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में भी होता है? नहीं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में कोई बेंच सिस्टम जैसी चीज़ नहीं होती है। ज़्यादातर 95% केसेस में आपको बता रहा हूँ, 5% कोई कंपनी शायद प्रोडक्ट बेस्ड हो, जो सेम ही होती हैं, जो सर्विस बेस्ड भी होती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड भी होती है, वहाँ आपको बेंच सिस्टम देखने को मिल सकता है। जैसे अभी एग्जाम्पल में एडिडास का, तो यहाँ पे, या गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का, जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वहाँ बेंच नहीं होता है, प्रॉपर आपको प्रोजेक्ट एलोकेट किया जाता है। बट वहाँ पे जो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, आपको प्रोजेक्ट एलोकेट किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हो वो तो चल रहा है, बट उसमें जो फ्यूचर
फंक्शनैलिटी डेवलप करनी है, तो उसके लिए आप एज सम टाइम एज अ सिंगल कंट्रीब्यूटर काम कर रहे होते हो, पर बेंच पे नहीं, प्रॉपर प्रोजेक्ट में। ऑल्दो फंक्शनैलिटी कब जाएगी ठीक है, बाद में जाएगी, पर आप उसको पहले पीओसी कर रहे होते हो, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं, कि भाई अभी पहले प्रूफ करो क्या ये चीज़ फिजिबल है इस करंट सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करना। अगर वो है, अगर आप प्रूफ कर देते हो, फिर प्रॉपर एक टीम बनती है, क्यूए आता है, आर्किटेक्ट लेवल का बंदा आएगा, एक मैनेजर आएगा, और फिर उस पर डेवलपमेंट प्रॉपर स्टार्ट हो जाता है। पहले प्रूफ करना होता है। तो इस तरीके से आपको काम वहाँ पे असाइन हो रहा होता है, बट ऐसा कोई बेंच, रिसोर्स पूल, ऐसे कोई वर्ड्स वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। आप बताना अगर आप प्रोडक्ट बेस में हो कि आपकी कंपनी में बेंच है, क्या ऐसा कुछ है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। बाकी सर्विस बेस में तो होता ही है। एंड स्टार्टअप्स के अंदर मैंने नहीं सुना है कि लोग लाइक कोई रिसोर्स पूल है, मतलब देखो डिपेंड करता है। अगर बहुत कोई छोटा स्टार्टअप होगा या स्टार्टअप टू स्टार्टअप डिपेंड कर सकती हैं चीज़ें, बट जो ज़्यादातर मैंने सुना है बेंच का जो प्रोसेस है, जो बेंच वाली चीज़ें हैं, बेंच हायरिंग हो रही है, डायरेक्ट प्रोजेक्ट में बंदे नहीं जा रहे हैं, सीधा बेंच पे हायर कर रहे हैं, फिर बाद में बंदा पछताता है यार कि यार बताओ यार कि बेंच हायरिंग कर ली। फिर आप पता है प्रॉब्लम क्या होती है, अब मान लो इंटरव्यू देके मैं गया एक कंपनी के अंदर और बाद में पता चला बेंच के लिए है, फिर बेंच पे हूँ, फिर किसी और प्रोजेक्ट के लिए दोबारा इंटरव्यू दे रहा हूँ 2-2 राउंड, तो वो फिर एज ए एम्प्लॉय बहुत ख़राब लगता है यार। तो ये चीज़ें हैं। तो प्रोडक्ट बेस में मैंने नहीं सुना है, बट वहाँ पे ये है कि आपको प्रोजेक्ट एलोकेट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक ऑनरशिप रहती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, तो वहाँ इतनी पावर रहती है, वहाँ पे क्लाइंट डिपेंडेंसी नहीं है, आप खुद ही क्लाइंट हो। समझ रहे हो कि पहले क्लाइंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, नहीं, सब कुछ आपके हाथ में है। तो वो ऑनरशिप वाली चीज़ रहती है जिसकी वजह से आप एक चीज़ पे काम कर रहे होते हो, या फिर उनके जो इंटरनल प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, क्योंकि कंपनी के इंटरनल प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जिसके लिए इंजीनियर्स चाहिए होते हैं डेवलपमेंट के लिए, उस पर आप काम कर रहे होते हो। अब बेनिफिट्स की अगर बात करें तो बेंच की अगर बेनिफिट्स मैं अगर ढूंढने जाऊँ तो यार देखो, अगर आप एक ऐसी कंपनी में चले गए हो जहाँ पे आप बेंच पे हो, या आपकी बेंच हायरिंग हो गई है, आप हायर हो गए एज ए इंजीनियर, बट बेंच पे गए हो, प्रोजेक्ट पे नहीं गए हो, तो आपके पास देखो अटैम्प्ट मारो पहले इंटरनली, अगर आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है तो, क्योंकि एकदम से दोबारा छोड़ना थोड़ा ख़राब लगता है खुद भी यार। अब कि अगर आपके पास बहुत इमीडिएट अपॉर्चुनिटी आ रही है कहीं से उसी टाइम पे, तो आप वो देख सकते हो, डिपेंड करता है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बट बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छा जैसे कुछ लोग 6 महीने से हैं, 4 महीने से हैं, तो उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जितनी ट्रेनिंग्स, क्योंकि यार बेंच पे जब आप रहते हो तो कंपनी के अपने पोर्टल होते हैं, तो ट्रेनिंग्स आपको जितनी चाहे उतनी करो, उतना आप अपने आप को ब्रशअप कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से मैं बेंच को कैसे देखता हूँ, बेंच एक अच्छा टाइम है कि अगर आपको लगता है कि अभी प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है और आपको पता है ये कंपनी आपके सामने एग्जांपल्स दिख रहे होते हैं, भाई ये 6 महीने से बैठा है, ये 7 महीने से बैठा है, राइट, तो उस केस में आपके पास ये है कि आप एक प्रोडक्ट बेस के लिए तैयारी कर सकते हो। अगर आप बैक एंड में अच्छे हो, आप फ्रंट एंड में अच्छे हो, अपना लेवल उस तरीके से बनाओ, इंटरव्यूज़ दो, और वहीं बेंच पे रहते रहते आप इंटरव्यू बाहर भी दे सकते हो, कोई कंपनी मना थोड़ी कर रही है, आप इंटरव्यूज़ दो, अगर आपका बाई चांस इंटरव्यू क्लियर हो गया, पेपर डालो आप और निकल जाओ वहाँ से। तो आप बेंच को ऐसे यूटिलाइज़ कर सकते हो। अगर मैं बेनिफिट्स ढूंढने जाऊँ तो ऐसे मुझे बेनिफिट्स दिखते हैं कि मैं अपने आप को प्रोडक्ट बेस के लिए तैयार कर सकता हूँ, और अच्छी तैयारी करके फिर इंटरव्यूज़ दे सकता हूँ। रिजेक्शन वहाँ हो रहे होंगे, सिलेक्शन भी हो रहा होगा, ऐसा नहीं है, बट वो हमेशा वो आपको थोड़ा मोटिवेट करेगा कि हाँ यार ठीक है, कुछ सही हो रहा है। वरना अगर आप बेंच पे रहोगे तो फिर थोड़ा सम टाइम फ्रस्ट्रेशन, बंदा डिप्रेस हो जाता है, ये वाली चीज़ें भी होती हैं। शायद आपके साथ ना हो, बट कुछ लोगों के साथ हो जाती हैं ये, राइट। तो ये वाली चीज़ है, इस तरीके से आप बेनिफिट्स ढूंढ सकते हो। अब ऐसे कोई लोग हैं जो इंटरव्यू दिया, वो सीधा बेंच पे, मतलब पहले दिन से ही बेंच पे हैं, तो उनको मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप कोशिश करो, अगर आपको फटाफट से प्रोजेक्ट मिल सकता है, एंड विद इन 1 मंथ आपको कोशिश करनी, क्योंकि आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो 10 से 14 दिन का, 2 हफ्ते का इंडक्शन रहता है। कंपनीज़ की पॉलिसी, कंपनी के बेनिफिट्स सब आपको बताए जाते हैं, फिर आप एक प्रोजेक्ट में जाते हो। हर कंपनी के अंदर ऐसा रहता है, कईयों में 7 दिन की इंडक्शन होती है, कंपनी के बारे में, कंपनी के बेनिफिट्स, क्या पर्क्स हैं, ये सब चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो ये पूरा पैटर्न फॉलो किया जाता है, और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट असाइन होता है। अगर प्रोजेक्ट असाइन नहीं हुआ, अभी मैं आ रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस पे, जब आपको और ज़्यादा रिलेट आप कर पाओगे, तो फिर आप क्या करो। चलो मैं बता ही देता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में। तो जैसे जब मैंने लास्ट अपनी कंपनी ज्वाइन करी, तो मैं बहुत क्लियर था, मुझे एचआर ने बता दिया था कि अजय इस प्रोजेक्ट के लिए ये डोमेन है, ये इस डोमेन पे आपको काम करना है, और डायरेक्ट इस प्रोजेक्ट के लिए हायरिंग हो रही है। आई वॉज थॉट ठीक है यार, गुड है, सब कुछ सॉर्टेड है। बट जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, मेरा 2 हफ्ते का इंडक्शन ख़त्म हुआ, तो मैं प्रोजेक्ट में नहीं दिख रहा था, मेरे प्रोफाइल के आगे बेंच लिखा हुआ था। आई वॉज लाइक ये क्या है। फिर मैंने मैनेजर को पिंग किया, मैनेजर ने कहा कि अजय क्लाइंट इज सेइंग कि उनको इस प्रोफाइल के लिए 8 साल एक्सपीरियंस चाहिए और आपका 4.5 साल का है।
मैंने कहा ये भी सही है। मैंने कहा ये क्या तरीका है सर, मतलब आप पहले कुछ बोल रहे थे तो पहले हाईलाइट करना चाहिए था। मेरे पास तो, अगर मैं उनको थोड़ी बताऊंगा मेरे पास नो ऑफर्स थे, मैं कुछ और ऑप्शन देखता। बट ठीक है जी। फिर वहाँ मुझे, क्योंकि मेरे पास जब मैं कोफोर्ज में था कोई बेंच का एक्सपीरियंस नहीं था, कभी बेंच पे कभी गया ही नहीं, राइट। तो यहाँ मैंने कहा यार ये भी सही है, बेंच का अलग ही यहाँ पे लोग। फिर मैंने लोगों से बात करना शुरू किया, कोई 4 महीने से बेंच पे है, कोई बीच में ट्रिप मारने चला गया मनाली का। मैंने कहा भाई यहाँ ज़िंदगी अलग है, लोग अलग इन्जॉय करने में लगे हुए हैं। बट वो ये कि जो बंदा काम करने वाला है, जिसने बेंच का एक्सपीरियंस नहीं देखा होगा, उसको ये चीज़ें अजीब लगेंगी ही लगेंगी। तो मैंने कहा चलो, फिर पहला क्लाइंट आया, मैंने इंटरव्यू दिया। 3 राउंड, 3 राउंड, 3 टेक्निकल राउंड। मैंने कहा यार अभी मैं इंटरव्यू दे के इस कंपनी में आऊँ, दोबारा 3 राउंड दूँ मैं? समझ रहे हो? पर ठीक है, मैं वहाँ हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है और कंपनी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रही है। मैंने चलो ठीक है जावास्क्रिप्ट पे सर्टिफिकेशन कर लिया, एंगुलर पे कर लिया, जो जो कंपनी के सर्टिफिकेशंस थे कि ये कर लो, इस प्रोजेक्ट के लिए ये रिक्वायरमेंट है। फिर इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हुआ, प्रोजेक्ट में गया, फिर वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। मेरा लक देखो, वो 1.5 महीने में प्रोजेक्ट खत्म हो गया, फिर दोबारा बेंच पे। ठीक है, तो मैंने कहा भाई ऐसे तो नहीं चलेगा यार। मैं नहीं रह सकता 6 महीने 8 महीने बेंच पे। तो फिर वही वहाँ से फिर मैंने क्या किया, जब बेनिफिट्स की मैं बात कर रहा था अभी बेंच की, तो मैंने भाई जो सीखा, मैंने बाहर इंटरव्यू देना शुरू कर दिया और समहाउ चीज़ें फिर बदल गई। इंटरव्यू क्लियर हो गया, मैंने पेपर डाल दिए, राइट। अब इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि मैंने क्यों रिज़ाइन किया, और लास्ट कंपनी के बारे में उसका लिंक भी मैंने दे रखा है। तो कैसे मैंने नेगोशिएट किया 90 डेज़, उसके बारे में बता रखा है, ठीक है। वो सारे यूज़फुल लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर मैं फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ, आप कैसे हैंडल कर सकते हो, देखो इसमें बहुत सारे केसेस हैं और हर किसी का केस अलग अलग हो सकता है। अगर कुछ मिस हो जाए तो आप कमेंट में लिख देना, मैं कोशिश करूँगा कि अगर वो पॉइंट कवर नहीं हुआ है तो मैं उस पर प्रॉपर एक वीडियो बना दूँ। बट देखो इसे हैंडल कैसे किया जाए, अगर आप स्टार्टिंग से ही बेंच पे हो, अगर आप कोई प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी नहीं है, उस केस में रिलीज़ लेना थोड़ा ईजी रहता है। बट कंपनी के अपने फंडे हैं, कंपनी कहेगी भाई नहीं, आप 90 डेज सर्व करो। हम कंपनी की पॉलिसी है, आप जब भी अर्ली रिलीज़ के लिए जाओगे ना, आपको आपके मैनेजर से एक ही लाइन मिलेगी, नहीं जी मैं तुम्हें ये काम दे रहा हूँ, ये तुम्हें पीओसी दे रहा हूँ, तुम ये काम करो। मैं जब तक मैं तभी अप्रूव करूँगा तुम्हारा रेजिग्नेशन, वरना अप्रूव नहीं करूँगा। ऐसे चैलेंजेस भी लोगों को आ रहे होते हैं। तो अगर फिर उस केस में ये है कि आप 90 डेज सर्व करो यार, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, कोई अर्ली रिलीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं केस में बाय आउट ऑप्शन होता है कि आप कंपनी को पैसे दे के रिलीज़ ले लो, कि भाई कंपनी को इतना अमाउंट दे दो, वो आपको अर्ली रिलीज़ दे देगी। बट जैसे मेरे केस में क्या था, जब मैंने अपने टाइम में किया था तो ऐसा कोई डिपेंडेंसी प्रोजेक्ट की थी नहीं, और मैं चुप था। मैंने पता सीधा पहले जिस दिन रिज़ाइन किया, मैंने कहा मैं 90 डेज सर्व करने के लिए तैयार हूँ, मैंने सीधा पहले ये बोल दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो खुद ही वापस मेरे पास आए कि नहीं अजय, हम आपको 1 मंथ हो गया है, आप 2 महीने और बेंच पे क्या करोगे, जब कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो हम आपको अर्ली रिलीज़ दे देते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने 7 डेज़ की विंडो दी, मैंने अपनी आगे कंपनी से बात करी, मुझे रिलीज़ मिल गया, ठीक है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ पहले ये, आपको पेशेंस रखना है, आपको एक रिस्पेक्ट में रह के सामने वाले से बात करनी है, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। ऐसी सिचुएशन हो रही होगी कि सामने से ऐसे वर्ड्स आ रहे होंगे, आपको अजीब लग रहे होंगे, बट शांति से बैठ के अपना टाइम लेना है, फिर उस पर रिएक्ट करना है, फिर चाहे मेल पे हो, चाहे आप फिर टीम्स कॉल पे बात कर रहे हो, क्योंकि फिर गड़बड़ हो सकती है अगर आप उनको कुछ उल्टा बोल दो या कुछ बोल दो, ठीक है। तो शांति से इस चीज़ को हैंडल करना है। तो बेंच को मेरे हिसाब से, अगर आपको उसी कंपनी में रहना है, ट्रेनिंग्स आपको मिल रही हैं, आप वो अच्छे से ट्रेनिंग करो और इंटरव्यूज़ दो और प्रोजेक्ट में जाओ। हर प्रोजेक्ट 1.5 महीने में ख़त्म नहीं होता, प्रोजेक्ट 6-6 महीने, 8-8 महीने, 1.5 साल तक चल रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है वो, ठीक है, मेरे केस में ऐसा हो गया एक इंस्टांस, बट सबके साथ ऐसा नहीं होता है। तो आपके पास ये ऑप्शन है। वरना अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, इंटरनल प्रोजेक्ट्स जो कंपनी के उसमें इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा भाई बाहर ट्राई करो, इंटरव्यूज़ दो और ज़्यादा टाइम तक बेंच पे मत रहो। आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, आगे उस एक्सपीरियंस को कैसे जस्टिफाई करोगे, किसी और कंपनी में जाओगे, पूछेंगे लास्ट प्रोजेक्ट क्या किया था, क्या बोलोगे। तो 2-3 महीने का बेंच अच्छा लगता है, हर सामने वाली कंपनी डाइजेस्ट कर सकती है, बट सारी कंपनी डाइजेस्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो जी ये था बेंच के ऊपर मेरा पूरा एक्सपीरियंस, मेरा पूरा जो भी नॉलेज है, मैंने कोशिश करी इस वीडियो के थ्रू बताने की। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, एक अंडरस्टैंडिंग देगा। फिर भी मैंने कुछ मिस किया हो, कोई सिचुएशन ऐसी जो आपको लगती हो मैंने मिस करी, तो आप कमेंट में लिखना, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। बट हर सिचुएशन का आंसर मैंने कोशिश किया कि इस वीडियो से आपको मिल जाए। बाकी वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट उस टाइम पे आपको डिसीजन लेना होगा जैसी सिचुएशन होगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये सबको हेल्प मिले। अगर कोई HR या कहीं से भी किसी को कॉल आ रहा है, पहले पूछ लो यार कि ये प्रोजेक्ट के लिए हायरिंग है या बेंच हायरिंग है, पहले क्लैरिटी ले लो,
क्योंकि आजकल पता है क्या हो रहा है, इतनी बल्क में हायरिंग हो जाती है, कंपनी ये सोच के हायर कर लेती है कि भाई कल को ये प्रोजेक्ट आने वाला है 6 महीने बाद, बंदे रखो। उस टाइम इमीडिएट टाइम पे बंदे नहीं मिलते हैं। तो ये एक पीछे का माइंडसेट रहता है। ठीक है, तो आप इससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो और एक सही डिसीजन पे जा सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो पे, किसी और टॉपिक पे। अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में लिख देना, बना देंगे जी वीडियो। ठीक है, एंड लाइक करना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक है, मैं आप देख रहे हो इसे कर देना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अलॉन्ग विद बेल आइकन। थैंक यू सो मच जी।